नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GS यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से PCS IAS और कई सारे स्टेट PCS की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आज हमने एक नया टॉपिक लिया हुआ है, बजट। क्यों? क्योंकि आज 1 फरवरी और 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। इसी कारण हमने ये टॉपिक लिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि बजट की क्या क्या विशेषताएँ हैं और बजट में आज इस क्या क्या प्रावधान हमें दिया गया है जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। GS यूट्यूब चैनल, ये हमारा लोगो है। इस बजट को कहा गया है अमृतकाल के लिए विजन। ठीक है, इसमें 3 विजन दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला विजन है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। दूसरा विजन रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा विजन है सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, यानी हमें आर्थिक वातावरण कैसा बनाना है? सुदृढ़ एवं स्थिर बृहत। इसी बजट के अंतर्गत 7 अवधारणाओं पर आधारित सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है। यह मूलतः एक तरीके से देखा जाए तो प्राचीन वेदों से प्रभावित बजट है। ठीक है, 7 प्राथमिकताएं जो निर्धारित की गई हैं, इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को आगे हम देखेंगे बजट में विस्तारित किया गया है। ये 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। समावेशी विकास है एक तो। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब जानते ही होंगे, सभी क्षेत्रों का विकास, सभी लोगों का विकास, सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी एक तरीके से ये सामाजिक न्याय की संकल्पना है। ये अंतिम छोर तक पहुंचने का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? समाज के अंतिम वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना, ये होता है सामाजिक न्याय। और यही कह रहा है अंतिम छोर तक पहुंचना। नेक्स्ट हमारा दिया गया है युवा शक्ति। ये एक प्राथमिकता निर्धारित की गई है। एक है हमारा वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। एक है हमारा हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। एक है हमारा क्षमता उभारना। और नेक्स्ट हमारा है अवसंरचना एवं निवेश। इन्हीं 7 जो प्राथमिकताएं इसमें सप्तऋषि के माध्यम से बताई गई हैं, इन्हीं को आगे इस बजट में विस्तारित किया गया है। आइए देखते हैं वो क्या क्या विस्तार है इसमें। जैसा कि हमने कहा था कि इसे वो विस्तारित किया गया है, तो सबका साथ सबका विकास, यानी समावेशी विकास। इसमें बताया गया है कृषि के बारे में क्या क्या है, शिक्षा के बारे में क्या हमने प्रावधान किया गया है। तो कृषि के बारे में हम, क्योंकि बजट विस्तृत है, तो हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको लेते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कृषि के लिए मिलेट 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। इसी के तहत मिलेट में क्या है, एक तरीके से मोटा अनाज को उत्पादन की वृद्धि के लिए इसके लिए एक श्री अन्न योजना चलाई गई है। कौन सी योजना है? जैसे आपको देखने ही रहा होगा, तो श्री अन्न योजना, ये मोटे अनाज के लिए। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश काल में भी एक समस्या आई थी, मोटे अनाजों की खेती को धक्का लगा था, और मोटे अनाज तब से लेकर अभी तक भारत में उनकी कमी पाई गई है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे श्री अन्न योजना चलाई हुई है। ठीक है, और देखेंगे इसमें क्या है, लक्षित निधियन, यानी पशुपालन, डेयरी, कार्य एवं मत्स्य के क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्वास्थ्य में क्या क्या है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया गया है। फार्मास्यूटिकल विकास के लिए, अनुसंधान विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किया जाएंगे। और देखा जाए अगर शिक्षा पे हमारा इस वर्ष जो बजट है वो GDP का कितना परसेंट है? 2.1%। इससे पहले ये कितना था? 1.4%, यानी इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में कितना हो गया है? 2.1। और शिक्षा में कितना हो गया है? 2.8 से 2.9, यानी 2.9। स्वास्थ्य में GDP का 2.9, शिक्षा में 2.9 और स्वास्थ्य में 2.1। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्धियां एवं समावेशी विकास। इसमें बताया गया है कि हमने समावेशी विकास के अंतर्गत क्या क्या प्राप्त कर लिया गया है। कुछ नहीं है, वही है कि ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन कर दिए गए हैं। PM किसान के तहत 11.4 करोड़ के अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अंतरण किया गया है। ठीक है, बेरोजगारी दर 4 वर्षों में इस वर्ष बताई गई है कि सबसे कम है, 7.2%। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर ये जून 20 में थी, 20.9%। तो बताया गया है जो पिछले 4 वर्षों से लेके अभी तक जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, वो सबसे कम है। कितना? 7.2%। नेक्स्ट देखते हैं
अंतिम छोर तक पहुंचना है, यानी इसका मतलब है सामाजिक न्याय। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सामाजिक न्याय। प्रधानमंत्री पीबीटीजी यानी प्रिविलेज वनरेबल, एक तरीके से देखा जाए आदिवासी समूहों के लिए विकास मिशन शुरू किया गया है। कर्नाटक के लिए स्पेशली सूखा संभावित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे ही सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखा जाए अवसंरचना एवं निवेश को, पूंजीगत निवेश पर व्यय का बढ़ाया गया है, इसमें वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है, 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूंजीगत व्यय का मतलब है हमें ऐसी चीज़ों का निर्माण करना है जिससे किसी एसेट्स का निर्माण हो, हमारा अनावश्यक व्यय ना हो, जैसे पेंशन, ब्याज भुगतान में इनमें जो व्यय होता है, इनके अलावा ऐसी हमें संपत्ति का निर्माण करना है, जैसे मेट्रो निर्माण, जिससे कोई संपत्ति एसेट्स निर्माण हो। ठीक है, इसलिए पूंजीगत निवेश पर बल दिया गया है इसमें। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, ऐसे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षमता उभारना में क्या है, एक तरीके से एआई निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल दिया गया है। इसके लिए 3 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी, एआई आधारित जो होंगे 3 शैक्षिक संस्थान। राष्ट्रीय डेटा मिशन शासन नीति की शुरुआत की जाएगी इसके तहत। विवाद से विश्वास, ये मूलतः किससे संबंधित है, एमएसएमई से। इसका दूसरा चरण स्टार्ट होगा, विवाद से विश्वास 2। ठीक है, एमएसएमई के लिए ये है। नेक्स्ट ई कोर्ट का चरण 3 शुरू होगा। ई कोर्ट में जैसे कि क्या बोलते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया को हमने ई कोर्ट के माध्यम से सरलीकृत किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। इसके तहत वैकल्पिक क्या किया जाएगा, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत पीढ़ी युवा शक्ति यानी PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई। इसमें क्या किया जाएगा, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। और ऐसे ही बजट में और भी प्रावधान किए गए। वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना स्टार्ट की गई है। इसमें क्या, अधिकतम जो 15 लाख की राशि होती थी उसको बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 30 लाख रुपए। राजकोषीय प्रबंधन, वर्तमान में देखते हैं कितना राजकोषीय घाटा है हमारा, 5.9 हमारा राजकोषीय घाटा है। लिख देता हूँ मैं 5.9, ये क्या हमारा फिजिकल डेफिसिट। और राजस्व घाटा देखा जाए वो हमारा है 2.9। राजस्व घाटा है 2.9। और प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा 2.3। ये हमारे इस प्रकार घाटा लगाए गए हैं। क्या क्या घाटा है, घाटा मतलब ऋण लिए गए हैं, लोन लिए गए हैं एक प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण किया गया है, यानी टैक्स जैसे GST वगैरह, उनमें सरलीकरण किया गया है। एक तरीके से कोई समस्या ना आए उसमें। उच्चतम निर्यात होगा, इससे उच्चतर घरेलू निर्माण होगा, यानी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देंगे हम, मेक इन इंडिया। अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा और गतिशीलता, ये इसमें प्रावधान रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, अनुपालन के बोझ को कम करना, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। इसकी आज बहुत चर्चा हुई है न्यूज़पेपरों में। क्यों, क्योंकि नई व्यवस्था के तहत जो आयकर छूट के लिए आय सीमा है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7 लाख। और 7 लाख के बाद 0 से 3 लाख पर नील, यानी 0 एक तरीके से टैक्स है। उसके बाद 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पे 15 और 12 से 15 पे 20, और 15 के बाद जितना भी होगा 15 लाख से ज़्यादा उस पर 30% का टैक्स लिया जाएगा।
ठीक है, क्यों 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसका मूल कारण लाफर कर्व। एक पीटी का क्वेश्चन भी बनता है कि लाफर कर्व किससे संबंधित है या लाफर वक्र किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूलतः जो लाफर वक्र है वो प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। ठीक है, और इस नई व्यवस्था में क्या क्या और किया गया है, 5 करोड़ से जो अधिक आय पर अधिभार लिया जाता था 37%, उसको घटा दिया गया है और कर दिया गया है 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण, वही करों को कम कर दिया गया है, एक तरीके से सरल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रुपया आता कहाँ से है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखो बड़ा भाग किसका है, इसका है ऋण एवं अन्य देयताओं का। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, ऋण एवं अन्य देयताओं से, यानी एक तरीके से ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इन्हें हमें चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, देखा जाए वस्तु एवं सेवा कर, यानी दूसरा हमारा आ रहा है जीएसटी। उसके बाद देखा जाए निगम कर और आयकर, ये सेम है, आयकर और आयकर एवं निगम कर, ये रुपए का क्रम हो जाएगा कहाँ कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा हमारा ऋण एवं अन्य देयताओं से, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद आयकर एवं निगम कर से समान है। और जाता कहाँ है, गैर योजनागत व्यय में। गैर योजनागत व्यय मतलब जहाँ से हमें कोई इनकम ना होती हो, ब्याज भुगतान में, जितना हम लोन ले रहे हैं उसी का हम ब्याज भुगतान में दे भी रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको गैर योजनागत व्यय बोलते हैं, एक तरीके से राजस्व व्यय। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, देखा जाए तो कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें इस प्रकार से हमारा रुपया जा भी रहा है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा आवंटन किस मंत्रालय को किया गया है, ये साड़ी से समझ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा आवंटन किया है 5.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41, उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06, इसी प्रकार से गृह मंत्रालय को 1.96, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 और संचार मंत्रालय को 1.23। ये हमारे विभिन्न मंत्रालयों के क्रम है कि किस किस को कितना कितना बजट आवंटन किया गया है। ये क्रम पेपर में पूछा भी जाता है, एक बार पीसीएस में पूछा गया है। कौन से पीसीएस में, यूपी के पीसीएस में। ये मुख्य योजना में आवंटन कितना कितना है, यानी फार्मास्यूटिकल उद्योग को कितना दिया है, पहले दिया जाता था 100, अब इस बार किया गया है 1250। ठीक है, और 1 करोड़ में 100, मैं बोल रहा हूँ 100, तो 100 करोड़ इसका मतलब है 100 करोड़, 1250 करोड़। पहले 60,000 करोड़, अब इसका कर दिया गया है 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन का। ठीक है, ऐसे एकलव्य मॉडल स्कूल का कितना किया है, 2,000 से बढ़ाकर 5,943। प्रधानमंत्री आवास योजना का 48,000 से लेके 79,590 ये बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार ईवी त्वरित आधारित अंगीकरण विनिर्माण यानी फेम। ठीक है, और लास्ट में पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना, इसके तहत 2,491 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व या पूंजीगत व्यय का चार्ट दिया गया है। ये हमारा होता है संपूर्ण बजट, जिसमें हमने जाना कि बजट में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या नई नई चीज़ें लाई गई, कर की क्या क्या स्लैब रखी गई हैं। ठीक है, ये हमारा बजट कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,